नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछला जो वीडियो था पार्ट 2, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए थे और उसको अभी हम लोग तुरंत यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। वीडियो अगर दूसरा पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ देखे हैं और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत यहाँ पे हम लोगों के पास लिमिटेड है, ठीक ना। लगा था 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन 2 वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए। देखिए, चीज़ों को बताने में थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। बताना बहुत ज़रूरी है और समझाना भी बहुत ज़रूरी है। केवल ऐसे करने से तो टाइम होता नहीं है ना। तो यहाँ पे हम छोड़े थे, पीछे वाला हम फिर अगेन बोल रहे हैं कि अभी नहीं, हम लोग जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी पे डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन बी जो है इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। अब ए वाला भी, अब ये वीडियो बना रहे हैं तो ए वाला को भी बताने का हम थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी में बहुत सारा टॉपिक देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे आज जो है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, मतलब भारत के इकोनॉमी में जो फॉरेन कैपिटल है उसका और टेक्नोलॉजी का क्या यहाँ पे इम्पैक्ट है, यहाँ पे उसको देखते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह यहाँ पे देखते हैं। 26 मई 2023 तक का ये अपडेटेड आपको बताया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में एफडीआई जो था 71 अरब डॉलर आपको देखने को मिला था और 21-22 में या पिछले साल आप देखिएगा तो लगभग 14.8 देखने को मिला था। यानी कि एफडीआई में 16% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। तो आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती है कि बाहर से पैसा यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये एफडीआई के संदर्भ में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा डाटा तो हमको यहाँ पे मिला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है। थोड़ा सा और यहाँ पे एक डाटा है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के अनुसार एफडीआई जो है अप्रैल 2000 से लेके 2022 तक 871.01 बिलियन यहाँ पे था। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में बताया जाता है कि भारत 2021 से शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में से 7वें स्थान था। मतलब एफडीआई के तौर पे अगर कोई विदेश के लोग पैसा अगर कहीं लगा रहे हैं अलग अलग देशों में तो 7वां प्रेफरेंस कौन होता है, आपका इंडिया होता है। ये चीज आपको बताया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट एंड थ्रेशोल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिली एचपीआई मल्टी डायमेंशनल इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स के संदर्भ में, मतलब गरीब गरीब के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चलिए, गरीब युवाओं, महिलाओं और किसानों की प्राथमिकता के बारे में बात किया गया था। 3 जनवरी 2024 का ये आर्टिकल है। उसमें जो भी डाटा हमको मिला है वो आपको बताने का प्रयास करें। इस डाटा का आप यूज कर सकते हैं। गरीब और निर्धनता के संदर्भ में कौन सा डाटा देख लीजिए। भारत में लगभग 230 मिलियन से अधिक आबादी निर्धन है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड जो कि एमपीआई निकालती है 2005 और 6 में बोलता है, और 2019-21 के दौरान यहाँ पे बोलता है 415 मिलियन भारतीय जो निर्धनता से यहाँ पे दूर हुए। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम तुलना करें लगभग 15 साल का जो कि एमपीआई निकाला जाता है, ये आप बेसिक में स्टैटिक्स पोर्शन में पढ़ चुके हैं, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड। तो ये बोलता है 2005-6 का डाटा देखे और 2019-21 का डाटा देखे तो हमको पता चलता है भारत के 415 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि पहले गरीब थे, अब गरीबी से बाहर क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे बोलता है 18.7% ऐसे लोग हैं जो कि सुभेद्य के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि यहाँ पे वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये इतना स्थिति में है ना कि थोड़ा भी उलटफेर हुआ तो तुरंत गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। तो ये इन्हें गरीबी के रूप में वर्गीकृत भले नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने सभी भारित संकेत में 20 से 33% में ही अभाव का अनुभव किया है। यानी कि कहते हैं ना कि गरीब का है ना लिस्ट में हमारा नाम भले नहीं आया, लेकिन थोड़ा भी यहाँ पे हम लोगों का इनकम में ऊपर नीचे हुआ तो गरीबी यहाँ पे है ना कि लिस्ट में आने में देर लगेगा नहीं। तो वही वनरेबल है 18.7%, और ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड का जो एमपीआई निकाला जाता है उसके अनुसार है। अब है अभाव के प्रमुख कारण। ये जो अभाव है उसका मेन कारण क्या है, तो भोजन पकाने का ईंधन जो है वो आपको यहाँ पे है ना, आबादी कितना है, 13.9% आबादी वंचित है। आवास में अगर देखा जाए है ना वो 13.6% वंचित है। बेहतर पोषण में देखा जाए तो 11.8% लोग जो है वंचित है। तो इसको आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, गरीबी के संदर्भ में ये डाटा है ना आपको काम देगा। उसके बाद हम लोग बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ डाटा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बेरोजगारी के संदर्भ में डाटा है। जितना रिसेंट आप आते जाइएगा उतना डाटा मिलेगा, है ना। एक लिमिट तक हम बताने का प्रयास करें जो भी रिसेंट हमको मिला है ना। एग्जैक्ट आप कहिएगा आज तक का बताना तो संभव नहीं होता, उतना को लिखना भी पड़ता है। भारत में बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, ये तो हम लोग जानते ही जानते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी के बारे में कहा गया 17-18 में यहाँ पे 5.3 था ग्रामीण क्षेत्र में, और है ना 22-23 में 2.4 है। शहरी क्षेत्र में 7.7 है, और है ना यहाँ पे 5.4 है। कमी देखने को यहाँ पे मिला है। अलग अलग डाटा के अनुसार अलग अलग चीजें यहाँ पे कई कई बताई जाती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय रखने वाले है ना देश में यहाँ पे स्वरोजगार की आबादी का अनुपात धीरे धीरे क्या हुआ है, बढ़ा है। कहने का मतलब प्रति व्यक्ति अगर कम आय है
यानी कि इनकम कम हो रहा है, तो इसमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। स्वरोजगार का स्तर यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा है। मतलब लोग जो है खुद का रोजगार यहाँ पे चालू करना शुरू कर दिए हैं। कारण क्या है, अन्य विकल्प की कमी देखने को। जब दूसरे जगह आपको काम नहीं मिलेगा तो आप अपना ठेला तो लगाइएगा नहीं, और वही चीज दिया गया, ठेला लगाना यहाँ पे दिया है। सर्वे में लिखा है कि चाय की दुकान लोग खोल रहे हैं, कृषि कार्य में जुट रहे हैं, घरेलू उद्यम में सहायता करना, आपका जो बाप का बिजनेस है उसमें लग रहा है ना, चिकित्सा और अभ्यास है ना का काम करना है। तो इस तरह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे चाय और ठेला का यहाँ पे है ना दुकान लग रहा है। चलिए आगे महिलाओं का क्या स्थिति उसको देख लीजिए। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट पिछले वीडियो में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। 127वां रैंक यहाँ पे आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी होगा, यहाँ पे ईआर नहीं होगा, एनसीआरबी, है ना। एनसीआरबी में यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कहा जाता है वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में बोला जाता है महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो है 4% ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। यहाँ पे ये चीज हमको देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पे बोलता है दर्ज किए गए अपराधों की संख्या में लगभग 4.5 लाख, 4.45 लाख की अधिक यहाँ पे, है ना, से अधिक है। तो कहने का मतलब है महिलाओं के प्रति यहाँ अपराध जो है बढ़ा है। पिछले साल से तुलना करें तो 4%, और एग्जैक्ट यहाँ पे अगर केस देखें तो लगभग 4.45 लाख यहाँ पे, है ना, थोड़ा बहुत नहीं है, 4.45 लाख यहाँ पे, है ना, रिपोर्ट किया गया है। अधिकांश अपराध पतियों द्वारा, नातेदार द्वारा और क्रूरता, अपहरण, हमला और बलात्कार से संबंधित है। 12 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक दर्ज की गई है। मतलब नेशनल का जो औसत है ना उससे भी ज्यादा देखने को मिला है 12 स्टेट में। तो ये सब महिलाओं की स्थिति जब लिखने को मिलेगा तो लिख लीजिएगा महिला आरक्षण के अधिनियम 2023 लाएगा, नारी वंदना, है ना, वंदन अधिनियम। लेकिन ये लोकसभा और विधानसभा में 1 तिहाई सीट के लिए लाया गया था, लेकिन लागू तो हुआ नहीं, है ना। इस बार बीतने देते हैं, नेक्स्ट बार लागू करेंगे, ऐसा करके छोड़ दिया गया, ठीक ना। लाया तो गया, बड़ी खुशी हुआ, लेकिन पता चला कि इसको अभी लागू होगा नहीं। फिर है कृषक में अगर देखें खेती, तो एनसीआरबी यहाँ पे बोलता है कृषि से संबंधित लोगों में आत्महत्या से होने वाली मौतों की वृद्धि दर्ज की है। भारत में 2022 में आत्महत्या जो है 11,290 मामले यहाँ पे दर्ज किए गए, यानी 63, जिसमें 53% जो थे, 53% जो था खेतिहर मजदूर। मतलब जितने लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो खेतिहर मजदूर यहाँ पे हैं, और प्रति घंटा ये एक आत्महत्या आपको देखने को मिलता है भारत में। और ये जो है एनसीआरबी का रिपोर्ट है, और ये कब का है, तो 2022 का, बहुत ज्यादा पुराना है नहीं। फिर है युवा के बारे में, वर्ल्ड बैंक बोलता है 2022 में युवा बेरोजगारी दर जो है 15 से 24 साल का अगर हम देखें तो भारत में 23.2% था, पाकिस्तान में 11 था, है ना, बांग्लादेश में 12, भूटान में इतना, तो मतलब 12, है ना। अगर 15 से 24 वर्ष का तुलना हम करें तो पड़ोसी देश से भी हम लोगों का खराब स्थिति यहाँ पे है बेरोजगारी के मामले में, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बाद स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया क्या बोलता है बेरोजगारों के बारे में। 25 वर्ष से कम आयु के स्नातक के बीच बेरोजगारी दर 2021-22 में 42, मतलब 25% से कम स्नातक वाले जो भी है, लगभग बेरोजगारी दर कितना है, 42.3% है। ज्यादातर, है ना, स्नातक बेरोजगारी है, पढ़े लिखे, है ना। चलिए बेरोजगारी दर यहाँ पे, जबकि समग्र बेरोजगारी दर 8 समग्र रूप में लीजिएगा तो आपका कम देखने को मिलेगा, और अगर 25 साल का से लीजिएगा तो ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक ना। फूड न्यूट्रिशन देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संदर्भ में कहा जाता है, देखिए खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है उसको समझाने के लिए आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि देखिए 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कोरोना के समय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो, है ना, राष्ट्र असुरक्षित, है ना, महसूस हो जाएगा, या असुरक्षा भी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे खाद्यान्न के चलते कई सारे लड़ाई भी यहाँ पे हुए, और भूखा पेट रहेगा तो क्राइम की ओर तो, है ना, कोई भी व्यक्ति बढ़ता ही बढ़ता है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत, है ना, आंसर में लिख सकते हैं कि नोबेल का शांति प्राइज मिला था, शांति, है ना, पुरस्कार मिला था विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोगों का 111 रैंक आता है 125 देश में, तो कुपोषण बहुत ज्यादा है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में वैश्विक खाद्य सुरक्षा 2022 के सूचकांक में हम लोग देखते हैं अल्प पोषण का प्रसार 16.3% है, स्टनिंग जो है 30.9% है, कम वजन 33.4% है, अत्यधिक मोटे वाले लोग जो है वो 3.8% है। तो ये, है ना, आप थोड़ा बहुत इसको लिख सकते हैं हेल्थ के संदर्भ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछले वीडियो में देख लें, लगातार डिक्लाइन में जा रहे हैं। 20 में 130वां रैंक था, 2022 में 132वां रैंक, और अभी पिछले वीडियो में तो इसको बहुत लंबे चौड़े से आपको बताया गया पूरा डिटेल में, 2023-24 में 134वां रैंक है। अब यहाँ पे एक चीज और डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है कि कुपोषण की दृष्टि से देखा जाए तो 3.1 मिलियन बच्चे जो है मृत्यु का कारण बनता है कुपोषण। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की कुल मौतों में से लगभग आधा मौत यही कुपोषण है। कहने मतलब अगर 100 बच्चा मर रहा है ना, तो 5 साल से कम बच्चा में से, है ना, 5 वर्ष से कम में 100 बच्चा अगर मर रहा है तो 50 बच्चा तो केवल किससे मर जाता है, कुपोषण से मर जाता है। तो ऐसा कुपोषण का स्थिति है। 111 रैंक ऐसे ही थोड़ी आया हुआ है, ठीक ना। चलिए यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में 2017 से 19 के बीच हुए 58% जो संघर्ष है वो खाद्य असुरक्षा एक प्रमुख कारक थी। मतलब यहाँ यूनाइटेड नेशन बोलता है
एक रिपोर्ट दिया था कि जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको खाद्यान्न को लेके हो रहा है ना, पेट को लेके हो रहा है ना। चलिए, खाद्य सामग्री को लेके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में हम लोग पिछले है ना वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, एमपीआई में के बारे में शायद, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा गरीब जो है, ये डाटा शायद वहां पे नहीं बताया गया, तो सबसे ज्यादा गरीब जो है भारत में ही है, लगभग 22.8 करोड़ है। और सेकंड में है नाइजीरिया, है ना, जिसमें 9.6 करोड़ है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक बोलता है 2022 में दुनिया का लगभग 9.2% आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। ये लिखने में होगा थोड़ा बहुत, है ना, डाटा तो अब इतना, है ना, रिसेंट टाइम में इतना कम टाइम में आप देख रहे हैं तो थोड़ा तो पैनिक हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा काम है बताना, हम बता रहे हैं। अगर यूज हो जाता है तो ठीक, नहीं यूज होता है तो फिर छोड़ दीजिए, ज्यादा पैनिक होना नहीं है। 2019 में यह आबादी 7.9% है। 2022 में मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वैश्विक आबादी 29.6% है, जो कि 2.4 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 11% लोग गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा के शिकायत हैं। तो खाने के लिए अगर खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो लोग क्राइम की ओर तो जाएगा ही जाएगा, फिर यहाँ पे देश जो है असुरक्षित महसूस करेगा ही करेगा, ठीक ना। देश ही क्या, विश्व असुरक्षित महसूस करेगा। ग्लोबल रिपोर्ट, है ना, फूड क्राइसिस, मौसम और जलवायु की, है ना, चरमताएं वर्ष 2021 में 12 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का प्रमुख चालक थी, जिसमें लगभग 57 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। यूरोपीय संघ साइंस अब रिपोर्ट में यहाँ पे बोला गया आर्थिक झटके से 2023 में 22 देशों में से तीव्र खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कारण सिद्ध हो सकते हैं। इन झटकों से 153.3 मिलियन लोग प्रभावित होने की आशंका है। और भी यहाँ पे है, चलिए पंचायती राज वाला जो यहाँ पे डाटा दिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। सेक्शन ए वाला हम आपको बताते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक और वीडियो बनाना पड़ जाए, है ना। कैमरा का ऐसा भी बैटरी खत्म हो रहा है एक ही दिन, ये, है ना, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के में आपको पढ़ना है, नेशनल इनकम के बारे में। यहाँ ज्यादा हम लिखे नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं। बजट में बोला गया 23-24 का 23-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो कि आरबीआई के संशोधित विकास के अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ बोलता है कि 2023-24 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ के 6.3%। आईएमएफ अलग करता है, बजट अलग करता है, आरबीआई का अलग अलग है। एक डाटा आप याद कर सकते हैं। हाँ, ये डाटा याद कर लीजिएगा कि आईएमएफ बोलता है 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। शायद सीडीपीओ में ये आया था ना। निवेश प्लस उपभोग में जीडीपी का 70% हिस्सा है। घरेलू मांग के दो प्रमुख घटक है, मतलब सबसे पहले कंजम्पशन है और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। ये पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे इसके बारे में। इन्फ्लेशन, देश में थोक महंगाई दर डब्ल्यूपीआई अप्रैल 2024 में 1.26% है, पहुंच गए। इसका 13 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर यहाँ पे देखने को मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार डब्ल्यूपीआई बढ़ा है, और उसके कारण क्या है, खाना पीने के वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, बिजली, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फूड प्रोडक्शन, अन्य मैन्युफैक्चरिंग की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसलिए डब्ल्यूपीआई जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अप्रैल में महंगाई दर खाद्य वस्तुओं के 7.7%, सब्जियों में 23.60% और ईंधन बिजली में 1.36% यहाँ पे देखने को मिला अप्रैल 2024 में, ठीक ना। फिर है मार्च 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण तेल और वसा की मुद्रास्फीति बढ़ के 18.79% यहाँ पे हो गए। तो ये सब डाटा आप याद कर सकते हैं कहीं पे। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो तीसरा पॉइंट है, उसमें कुछ लिखने के लिए डाटा हम बता रहे हैं। जनसंख्या प्रबंधन हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण यहाँ पे दिया गया है। 10 फरवरी 2024 तक का ये डाटा आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। टीएफआर रेट, अच्छा एक चीज दिया गया, भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.46 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है, विश्व का 17% आबादी। टीएफआर रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2009 से 11 में 2.5 था, 31 से 35 यहाँ कितना होने का अनुमान है, तो 1.3 तक यानी घट जाने का यहाँ पे अनुमान है। भारत एक जनसंख्या संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, है ना, साक्षी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बच्चों की आबादी घटते अनुपात और कार्यशील आयु आबादी के बढ़ते अनुपात में चिन्हित होगा, यानी कि कार्यशील आबादी जो है यहाँ पे भारत में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। वर्तमान भारत की जनसंख्या वृद्धि का रुझान है 71 से 81 के बाद की जनसंख्या प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आ रही है, मतलब 81 के बाद जो है दशकीय वृद्धि जो ग्रोथ रेट है उसमें हमको कमी देखने को मिल रहा है। फिर EAG, जिसको यहाँ पे इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट में पहली बार 2011 की जनगणना में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिला था। ये EAG कौन कौन से राज्य यहाँ पे है, तो उड़ीसा है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, MP और छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था, यानी कि जन्म मृत्यु TFR रेट यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा। भारत में TFR में गिरावट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH 4 और 5 के बीच अगर तुलना करें 2015, 16 और 19, 21 के बीच में, तो TFR जो है 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है। ऐसे
5 राज्य हैं जो कि प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन दर 2.1 के ऊपर है, बिहार, मेघालय, यूपी और झारखंड, है ना, यहाँ पे है। तो झारखंड का जो है ना, यहाँ पे अलग से हम लिख दिए हैं TFR रेट NFSH 5 में कितना है, 2.3 है। कहने का मतलब है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रतिस्थापन है 2.1 है, उससे ऊपर है कौन, बिहार, मेघालय, यूपी, बिहार, झारखंड, ऐसे भी पॉपुलेशन है ना, TFR रेट यहाँ पे ज्यादा ही देखने को मिलेगा, मणिपुर है, मेघालय है। कहने का मतलब ये प्रतिस्थापन वाला को समझ लीजिए। प्रतिस्थापन मतलब होता है क्या है कि अगर 2.1 है तो जितना पहले आबादी था, है ना, उतना ही आबादी बना हुआ रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मतलब प्रतिस्थापित कर देता है। जितना पहले थे मरेंगे, अब नया लोग उसका स्थान ले लेंगे। तो इस तरह से जनसंख्या जो बढ़ता है वो है ना, बढ़ता नहीं है, यहाँ पे देखने को मिलता है 2.1 के बाद। अब यहाँ पे मृत्यु दर के है ना संकेत में सुधारक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे है ना सुधार आपको देखने को मिल रहा है। तो बोलता है 47 में आप जो है ना मृत्यु दर 47 में कितना था, 32 वर्ष था। 2019 में औसत आयु है ना जो है वो लगभग 70 वर्ष है। NFSH 5 में शिशु मृत्यु दर जो है वो आपका 32 प्रति 1000 जीवित जन्म वाला है, और ग्रामीण में 36 और शहरी में 23 है। परिवार नियोजन के संदर्भ में NFSH 5 का रिपोर्ट है। देखिए अलग अलग रिपोर्ट में डाटा जो है थोड़ा बहुत अलग अलग मिलता है, कम टाइम में तो थोड़ा मैनेज कर पाना मुश्किल होता है, कहाँ कौन रिपोर्ट दे रहा है, थोड़ा ओवरलैप होता है, इसलिए हम चाह भी नहीं रहते बताने, लेकिन अब बताना शुरू कर दिए तो बता ही दिए, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म ही कर दिए। अखिल भारतीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी चरण 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समग्र गर्भ निरोधक प्रसार ये जो है CPR 54% से बढ़कर 67, मतलब यहाँ पे आपको ये जो है परिवार नियोजन जो है वो बढ़ रहा है, ये चीज दिया गया। जीवन प्रत्याशा में सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA स्टेटस ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीयों की औसत आयु, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे इसके अनुसार औसत आयु 71 और 74 दिया गया। कोई एक याद कर लीजिएगा। विकसित भूभाग में भी पुरुषों का 77 और महिलाओं का 83 है, जबकि कम विकसित में 70 है। कितना है, महिलाओं का 74 है। तो इस तरह से विकसित देश वाले को ज्यादा सुविधा मिलता है ना, ज्यादा दिन तक वो जिंदा रहते हैं। प्रबल जनसंख्या लाभांश में भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष यानी कि कार्यशील आयु वाला है, और 22 तक औसत आयु अगर देखिएगा तो यहाँ पे भारत का 29 साल है। मतलब औसतन अगर निकाला जाए तो हर इंसान जो है कितना साल का है, औसत हम बात करें 29 साल। चीन में ये 38 है, अमेरिका में भी 38 है, और जापान में 51 है। तो आना चीन जापान यहाँ पे ये ज्यादा उम्र के लोग हैं, यहाँ कम कार्यशील लोग मिलेंगे, और 29 साल यानी इसलिए तो कहते हैं युवाओं का देश है कौन, हमारा भारत। चलिए तो ये चीज है, लेकिन कितना दिन युवा को अगर सही तरीके से काम नहीं कीजिएगा, यूज नहीं कीजिएगा, फिर नुकसान ही करेंगे। एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी देख लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में 3 गुना करने के प्रयास में कृषि रसायनों के बढ़ते अनुप्रयोग और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की बढ़ती निर्भरता के साथ भारत नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग को 10 गुना बढ़ गया। मतलब यहाँ पे हरित क्रांति वगैरह सब आया। नाइट्रोजन उर्वरक जो है जो यूरिया है उसका प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। राष्ट्रीय औसत का 135 kg है, और पंजाब 246 kg तक क्या कर रहा है पर हेक्टेयर यहाँ पे यूज कर दे रहा है। देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का 18% कारण जो है वो कृषि होता है। तेजी से घटते भूमिगत जल प्रवाही असर 35% भूमि क्षरण से तस हमारी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, न्यूनतम होती जा रही है। इसीलिए हम लोग को शून्य बजट कृषि की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें कृषि का खेती का जो लागत है वो लगभग शून्य कर देना है। उर्वरक, कीटनाशक, गहरा है ना, गहन सिंचाई, इस सब का आवश्यकता आपको नहीं रहना चाहिए। मतलब बजट जो है वो कम कर देना होगा, ठीक ना, कम से कम है ना, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको रिटर्न लेना होगा। घरेलू संस्थान द्वारा विकसित प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना है। 2024 में 80 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में 60 लाख किसानों द्वारा जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लक्ष्य के साथ अग्रणी भूमिका में है। जैविक खेती आपको पता है, ऑर्गेनिक खेती, इसका अभ्यास न्यूनतम कृषि क्षेत्र में केवल 2% भाग में हो रहा है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का 70% कवरेज के लिए उत्तरदायी है। सिक्किम को यहाँ जैविक खेती वाला राज्य यहाँ घोषित कर दिया गया। फिर है चावल गहनता प्रणाली। यह प्रणाली पौधों और मृदा के जैविक और आनुवांशिक क्षमता का उपयोग करती है। कहने मतलब यहाँ पे ये आना समझिएगा, चावल गहनता में क्या होता है, मिट्टी का जो आनुवांशिक गुण है या आनुवांशिक क्षमता उसको, और जो है ना आपका जो पौधा है उसका आनुवंशिक क्षमता का यूज करके आप उर्वरक, पानी, ये सबको कम यूज कीजिएगा और उत्पादनता को बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि जल का उपयोग को आपको कितना घटा देना, 25 से 50%। रसायन को कितना घटा देना है, 30 से 40%। थोड़ा बहुत आगे भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। 80 से 90% आपको बीज का कम यूज करना है, लेकिन चावल का पैदावार को 20 से 50% क्या कर देना है, बढ़ा देना। तो यही है आपका चावल गहनता प्रणाली। मतलब जो भी एक्स्ट्रा आउटपुट इनपुट है, सब इनपुट को कम करना है, लेकिन आउटपुट को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ये सारा चीज आपको चावल गहनता प्रणाली के तहत यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर एमएसपी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अनुभवी है ना,
अप्रभावी क्रियान्वयन करके यहाँ पे 2015 में शांता कुमार समिति के रिपोर्ट के अनुसार किसानों के एमएसपी का मात्र 6% ही प्राप्त होता है। कहने मतलब बोला जा रहा था ना कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिमी यूपी के लोग ही क्यों एमएसपी को लेके इतना विरोध करे थे, क्योंकि मात्र यहाँ पे 6% लोग ही एमएसपी का फायदा उठा पड़ते हैं, ये शांता कुमार समिति है ना बोलती है। तो जब 94% एमएसपी का लाभ उठा ही नहीं रहे तो फिर विरोध क्यों करेंगे? जिसका आपको लाभ ही नहीं मिल रहा है वो अगर हटा भी दिया जाए तो उसका विरोध आप है ना क्यों करने जाए, क्योंकि उससे आपको तो फायदा हो ही नहीं रहा है, आप उसके बारे में जान ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये दिया स्वामीनाथन कमीशन का बार बार यहाँ पे है ना उल्लेख होता है। एमएसपी उम्मीद करते हैं ये सब पढ़े भी होंगे। एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। C2 प्लस 50% फार्मूला को रूप में अपनाना चाहिए। ये C2 क्या है अभी तुरंत आएगा, वहां पे हम बताएंगे, ठीक ना। कृषि लागत का मूल्य आयोग यही है ना एमएसपी लागू करता है 22 प्लस एक फसल का। प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान यहाँ पे लगाता है। A2 सबसे पहला लागत क्या है उसको देख लीजिए, यही था C2 प्लस 50% है ना स्वामीनाथन, ये लिखने में आपको यूज होगा। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल कर, मतलब आपका जितना भी खर्चा हुआ प्रत्यक्ष रूप से उसको A2 में लिया जाता है। इसके तहत A2 प्लस FL में क्या लिया जाता है उसको देखिए। अवैतनिक पारिवारिक श्रम एक अध्यारोपित मूल्य शामिल यहाँ पे किया जाता है, मतलब हम खुद काम कर रहे हैं लेकिन हम तो वेतन दे नहीं रहे किसी को, अपने परिवार का फैमिली को, लेकिन उसका भी पैसा को जोड़ देना है कि अगर कोई परिवार का सदस्य काम कर रहा है 100 रुपया उसका एक वेतन हो सकता है दिन भर का रोजगार का, तो 100 रुपया को भी जोड़ देंगे तो A2 प्लस क्या हो जाएगा FL, मतलब जिसको वेतन नहीं दिया जा रहा है उसका भी पैसा को यहाँ पे आपको जोड़ना है, तब ये रिपोर्ट डाटा आपको मिलेगा। C2 क्या है उससे भी एक एडवांस लेवल है, यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ पे A2 और FL किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति के किराए और ब्याज को भी यहाँ पे शामिल किया है। मतलब अगर आपका जमीन है या लीज में लिया गया तो उसका जो किराया उसको और प्लस ब्याज उसको जोड़ दीजिएगा, प्लस 50% यहाँ पे करके तब जाके आपका किसी भी फसल का दाम को आपको क्या करना है यहाँ पे लगाना है एमएसपी के तहत। अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक में यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। विऔद्योगिकरण के बारे में यहाँ दिया जा रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि विकास समय से पहले हो जाना को विऔद्योगिकरण, औद्योगिकरण का जस्ट उल्टा यहाँ पे है विऔद्योगिकरण। ये शब्द के बारे में दिया गया है कि दानी रॉड्रिक करके ये तुर्की के जो थे 2015 में ये विऔद्योगिकरण जो है उसका यहाँ पे इस शब्द को थोड़ा सा फेमस किए थे। और इसमें होता क्या है उसको देख लीजिए। वर्ष 2003 से 8 छोड़कर उत्पादन के रोजगार में विनिर्माण का योगदान लगातार 20% यहाँ पे क्या रहा है, कम रहा है ना। मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका योगदान कम होते जा रहा है। दौरान ड्रीम रन कहा जाता है 2003 से 8, ये चीज आपको यहाँ पे है ना थोड़ा सा जाना, मतलब उसमें बेहतर प्रदर्शन हुआ। स्किल इंडिया रिपोर्ट के अनुसार केवल 5% भारतीय आबादी ही औपचारिक रूप से कुशल है, स्किल है, जबकि यह औसत ब्रिटेन में 68%, जर्मनी में 50%। मतलब यहाँ पे स्किल लोग जो है वो मात्र 5% है, काम करना आता ही नहीं है, ठीक है, सिखाया जाएगा तब तो आएगा, ठीक है। ब्रिटेन में 68% और जर्मनी में 75%। बजट के संदर्भ में कुछ देख लेते हैं। बजट तो हमको लगता है आप लोग पढ़े होंगे बजट ना, इसमें फिर भी बता देते हैं, टाइम अभी बचा है तो बता ही देते हैं, ठीक है। जो भी हम लिखे सर्वांगीण और सर्वव्यापी और सर्व समावेशी विकास के साथ 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना, ठीक है, जब तक जिंदा रहेंगे तो देखेंगे। कुल प्राप्ति ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.8 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति होने का अनुमान है। अनुमानित रूप से 47.66 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय होगा। कर प्राप्ति अनुमानित रूप से 26। इतना डाटा कौन याद करता है? आपको मन करता है तो आपके पास बजट होगा, आप याद कर लीजिएगा वहां से। इसको अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसी, अच्छा यहाँ खत्म ही हो गया, चलिए ठीक है, पढ़ ही देते हैं। जीएसटी संग्रह दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ रहा, जो कि 7वीं बार सकल जीएसटी राजस्व में 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। राजकोषीय घाटा के बारे में बात कर रहे हैं। राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। 25-26 तक 4.5% करने का ये है ना लक्ष्य के अनुरूप यहाँ पे आ रहा है, मतलब नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। कॉर्पोरेट करों के लिए मौजूदा घरेलू कंपनियों को 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनी के लिए 25% है। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई भी देनदारी नहीं होगा। फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे नहीं लिखे। जितना भी मेरे ओर से बताने का मन था यहाँ हम लिखे हुए थे शॉर्ट नोट्स, ऐसे तो डिटेल नोट्स में बहुत सारा चीज है, लेकिन वो तो अभी बताने का समय नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रयास किए थे कि मिनिमम कुछ चीज आपको बता दिया जाए, ताकि इतना भी अगर डाटा आप पढ़ ले तब एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जाए। कॉन्फिडेंस के साथ जो भी प्रश्न आए उसको लिखिए। देखिए कोई भी प्रश्न आएगा उसको बहुत मतलब एक्साइटेड वे में भी नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा प्रश्न को देख के पैनिक भी नहीं होना। आराम से देखिए, एक प्रश्न को लिखने के लिए थोड़ा सा एग्जाम के मैटर में भी बात कर लेते हैं, 5-7 मिनट है तो एक अपना अनुभव यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं हमारी बातें जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी देखिएगा, कोई मेन पेपर है जो कि जीएस पेपर है,
तो वहां पे मोटा मोटी 35 से 37 मिनट आपको मिलेगा। मोटा मोटी आप 35 मिनट ही मान के चलिए, 2-3 मिनट का आगे पीछे यहाँ पे चलता है। आधा घंटा अगर आप मान के चलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में आपका जाता है, तो अब 35 मिनट में आप है ना कम से कम 3 से 5 मिनट, यकीन मानिए 3 से 5 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको क्या क्या लिखना है ये चीज माइंड मैप के थ्रू, है ना। जैसे कि हम आपको हिस्ट्री वाला अगर सीरीज देखेंगे तो वहां पे जैसे बना रहे थे ना, उस तरह कुछ कुछ मेन पॉइंट लिखिए कि क्या क्या इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ तो लिख सकते हैं ना, कि आगे आगे आप जो आधा घंटा टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको किस चीज को लिखना है, वहां क्या क्या चीज लिखना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। थोड़ा तो डायग्राम बनना चाहिए ना, तब आपका है ना बेहतर आंसर होगा। तो इस तरह से 4 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट आप जो है डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं छोटा छोटा स्तर पर या जैसे भी रफ में आपको समझ में आना है, किसी को तो दिखाना है नहीं, आपको समझ में आ जाए उस तरह के कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए और आधा घंटा एकदम तन्मय होकर एकदम पूरा उसको लिख दीजिए, जो भी चीज आपको यहाँ पे याद हुआ। लिखते लिखते भी बहुत सारा चीज आपको याद होता है, तो लिखते लिखते भी आप बहुत सारी चीज को इंक्लूड करते जाइएगा। तो ये एक चीज आप काम कीजिएगा जीएस पेपर में। रीजनल लैंग्वेज का पेपर है तो थोड़ा संभल के दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि अगर हम नागपुरी का बात करें तो वहाँ 14 प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। 14 प्रश्न कैसे, तो 20 नंबर का आपका 4 प्रश्न सॉल्व करना होता है, तो 4 दूनी यहाँ पे क्या आ गया 80 मार्क्स हो गया। और यहाँ पे 7 नंबर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे है ना हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे 70 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे लगभग 150 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये है, यहाँ टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ा गया तो फिर गड़बड़ जाएगा। पिछले बार हम यही किए थे कि हम 7 नंबर वाले जो प्रश्न थे उसको बहुत ज्यादा लंबा लिखने लग गए थे, और ज्यादा लंबा लिखने के कारण मेरा 20 नंबर का प्रश्न जो है वो छूट गया था, अच्छे तरीके से हम लिख नहीं पाए थे। तो ये आपको करना नहीं है, टाइम मैनेज करते हुए चलना है। आप मान के चलिए जैसे 20 है, यहाँ टाइम अपना बांट लीजिए। आपको इतना तो आता है ना कि किसमें कितना समय दे सकते हैं, तो आप बांट लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे हम कहते हैं 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप मोटा मोटी कितना टाइम दीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक घंटा यहाँ पे 12 मिनट टाइम दीजिए। तो इससे 120 मिनट आपका लग जाएगा, यानी 2 घंटा। अब बाकी का 1 घंटा आप 4 प्रश्नों को लिख सकते हैं, या अगर आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कम दीजिए। तो यही चीज आप पहले से एनालाइज करके जाइएगा, तब तो एग्जाम हॉल में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो पता चलेगा कि है ना आसान क्वेश्चन आया 7 नंबर में, उसको लिखे जा रहे हैं 2 पेज 3 पेज, और उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए। तो देखिए आपको जितना डिमांड है उसी के अनुसार लिखना है। आजादी है ना, आपका जाना हुआ क्वेश्चन में आ गया तो एकदम 3-4 पेज भरे जा रहे हैं, वैसा भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि समय है ना को ध्यान में रखना है, टाइम लिमिट के अनुसार ही क्वेश्चन आंसर को आपको लिखना है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसका सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास कीजिए, मेन पॉइंट को लिखिए, और उसके बाद उसका आंसर डिटेल है ना लिखने का प्रयास कीजिए। आपका अगर पढ़ा हुआ में से कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी थोड़ा बहुत जो आपको आता है पहले उसको बना लीजिए, फिर जो नहीं आता लग रहा है कि इसका आना अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़े उसको भी आप सोचिए। देखिए 2 महीना में आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा पढ़े हैं, और इतना ज्यादा पढ़े हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसी भी तरह से आप उसका हैंडल नहीं कर पाइएगा। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ उसके संदर्भ में पढ़े होंगे, आप सोचिएगा थोड़ा देरी कूल माइंड होके तो आप लिख पाइएगा, और नहीं तो पैनिक हो जाइएगा। तो हम बताए थे ना कि नागपुरी में मेरा वही हुआ था कि 20 नंबर का क्वेश्चन छूटते जा रहा था। लास्ट का जो आधा घंटा मेरा बचा हुआ था, आधा घंटा जो बचा हुआ था 30 मिनट जो है, इसको हम सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि आधा घंटा बचा हुआ था। यहाँ चाहते तो हम लिख सकते थे, लेकिन पैनिक इतना ज्यादा हो गया ना कि पेन चल ही नहीं रहा था, कि हमको लग रहा था कि नहीं मेरा तो 40 नंबर का क्वेश्चन ही छूट जा रहा है, मेरा कैसे मार्क्स होगा, कैसे हम पास करेंगे, ये सब सोचने लग गए थे। एग्जाम जब जाइए तो पास होंगे कि फेल होंगे ये बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको केवल ये सोचना है कि क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हम कैसे लिखें। बाद में 3 दिन एग्जाम देने के बाद है ना ये सब आप सोचते रहिए कि मेरा है ना हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, ये सब सोचते रहिए, डिस्कशन करते रहिए। एग्जाम के दौरान किसी से एग्जाम को लेकर कैसा पेपर गया, क्या गया, ये सबको लेके भी आपको डिस्कशन करना नहीं है। होता क्या है ना, पैनिक हो जाते हैं, कोई भी चीज कोई कुछ बोल दिया, हम तो ये लिखे वो लिखे, अब पता चला आपको लगेगा कि अरे हम तो ये लिखे ही नहीं। तो इस तरह से दूसरा पेपर में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए हम तो बस यही कहेंगे कि 3 दिन आप किसी से बात मत कीजिए, कभी बात कीजिए भी तो एग्जाम कैसा गया इसके संदर्भ में बात मत कीजिए। हाँ, नेक्स्ट आने वाला संदर्भ में बात कर सकते हैं कि क्या पढ़े, क्या है ना हो सकता है, और इतना दिन तक अब है ना पढ़े हैं तो फिर उस 3 दिन में बात भी क्या करना, अपना जो भी आप तैयारी की है उसको है ना भरोसा कीजिए उस पर, और एग्जाम जाके यहाँ पे दीजिए। 3 दिन के बाद पूरा टाइम है, जितना किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो भी चीज लगाना है। कभी कभी सुनने को भी मिलता है ना, जेपीएससी है, झारखंड का एग्जाम है, बहुत सारी चीजें है ना उल्टा पुल्टा सुनने को मिलता है ना, सेटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, इस सबसे अभी हट जाइए। 3 दिन एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद जितना जिस पे आरोप लगाना है, जो बात है ना सामने वाला कर रहा है उसको सुनो, उस पर डिस्कशन करो, लेकिन 3 दिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है। बहुत मुश्किल से आपका पीटी हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन जो है 342 कोई का ही होने वाला है, लेकिन
यहाँ पे 342 कोई का होने वाला है, तो पहले हार मत मानिए कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। किसी को नहीं पता है ये 342 के लिस्ट में किसका नाम आने वाला है। जो टॉप होने वाला होगा ना, जो फर्स्ट रैंकर होगा, उसको भी पता नहीं होगा इवन कि हम पास करेंगे भी कि नहीं करेंगे। पास तो छोड़ दीजिए, उसको ये भी पता नहीं होगा कि हम पास करेंगे भी नहीं करेंगे। पास करने के बाद भले वो कॉन्फिडेंस के साथ कह दे कि हम है ना, ये हम तो पूरा हमको गारंटी था कि हम पास हो ही जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो बोलने का बात होता है। लेकिन फर्स्ट रैंकर को भी है ना भरोसा तो रहता है हम पास हो जाएंगे, लेकिन यकीन नहीं होता है कि हम हो ही जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में वो नहीं रहते हैं, सब कोई को डर लगता है। तो आपका ये डर भी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 1 महीना टाइम और मिल जाता तो हम कंप्लीट कर लेते, ये सबके साथ होता है। हम पिछले 2 मेंस दिए हैं, तीसरा बार यहाँ पे दे रहे हैं, हमको भी लग रहा है कि और कुछ टाइम मिल जाता तो और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर लेते। लेकिन ये है ना जो डर है और ये जो सोच है कभी नहीं जाता। आप लास्ट टाइम तक अगर एग्जाम दीजिएगा ना, उम्र के लास्ट पड़ाव में भी दीजिएगा, तो भी यही लगेगा कि कुछ समय और मिल जाता तो हम यहाँ पे एग्जाम और भी बेहतर तरीके से क्या कर सकते थे, दे सकते थे। तो इस तरह से कंक्लूड हम यहाँ पे करते हैं, एग्जाम हॉल या एग्जाम के दौरान कभी भी आलतू फालतू किसी भी डिस्कशन में आपको फंसना नहीं है। पेपर कैसा गया इस बारे में कभी डिस्कस मत कीजिए 3 दिन में। दूसरा चीज, आराम से जाइए, क्वेश्चन आपको आता है तो ज्यादा एक्साइटेड वे में नहीं लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आता है तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सोचिए, कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद वहां पे लिखिए। टाइम को हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ाइएगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिए और एक क्वेश्चन में कम टाइम दे दिए। चारों के लिए अलग अलग मार्क्स हैं और चारों के लिए ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक में बहुत ज्यादा आप ले आइएगा और एक में आप कम लिखे हैं तो बहुत खराब प्रदर्शन हो गया तो उसको मेकअप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए चारों को बराबर समय देने का प्रयास कीजिए। तीसरा चीज यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि पॉजिटिव थॉट के साथ जाना है, चाहे आपका निकले ना निकले, इसको दिमाग में रखना ही नहीं है कि हम पास करेंगे कि फेल करेंगे। आपका काम है एग्जाम में जाना। जो भी एग्जामिनर या जो भी एग्जाम लेने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, पेपर आया, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न का बेहतर से बेहतर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पास होइएगा तो ठीक, अगर पास नहीं होते तो दूसरा रास्ता है ना जिंदगी में खुला हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि यही अल्टीमेटली है ना जीवन का यही गोल है। कंपटीशन एग्जाम के बाद या इसके बाहर भी बहुत बड़ा जीवन है, यहाँ पे भी है ना हम लोग अपना रास्ता जो है वो है ना देख सकते हैं। अपना जीवन का आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब सारा चीज हम लोग को वहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट जेपीएससी का तैयारी करना तो आप फिर नेक्स्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। जो भी है पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव होके एग्जाम देना है, नेगेटिव कभी भी दिमाग में नहीं लाना है। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका मेंस निकल जाएगा, ये भरोसा के साथ कि आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाइए, आपका जॉब हो जाए और इस तरह से आप अपने जीवन में सफल हो जाए। यही हम लोगों का शुभकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।